नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को आपके चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज से मेरा जर्नी है 1000 MCQ, वो भी सिर्फ एसएसटी में। 1000 MCQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। रोज़ 50 क्वेश्चन आएंगे और ऐसे करके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे और ये कंप्लीट होने के बाद फिर महामैराथन लिया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, अंत तक बने रहिए और अपना फीडबैक दीजिए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। कमेंट में जा कर के लिखिएगा लास्ट में। तो स्वागत है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के लिखित स्रोतों में कौन शामिल है? इतिहास के लिखित स्रोत में कौन शामिल है? तो लिखित स्रोत में कौन आएगा? एक अभिलेख है, सिक्के हैं, औजार है, हड़ियाँ हैं। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि लिखित स्रोत कौन, किस पर लिखित स्रोत मिला है। तो किस पर मिला है? अभिलेख पर। अभिलेख पर लिखित स्रोत मिले हुए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित स्रोत है? अब फिर से यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा लिखित स्रोत है। यहाँ पर शिलालेख पर, यहाँ शिलालेख आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला है ताम्रपत्र किस श्रेणी में आता है? जो ताम्रपत्र है ये किस श्रेणी में आता है? क्या ये लिखित स्रोत में आता है, पुरातात्विक स्रोत में आता है, मौखिक स्रोत में आता है या भौतिक स्रोत में आता है? तो आप बताइए, सोचिए कि कौन सा इसका आंसर होगा जल्दी। तो इसका लिखित, ये इसका कौन सा होगा? ए, लिखित होगा, क्योंकि ताम्रपत्र पर क्या होता था? लिखा हुआ मिला हुआ है। आप जब ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, लिखित स्रोत ए। वेद किस प्रकार के लिखित स्रोत हैं? अगला क्वेश्चन है, वेद किस तरह का लिखित स्रोत है? धार्मिक है, विदेशी है, लौकिक है, अभिलेख है? किस तरह का है वेद? तो वेद ऑब्वियस सी बात है, अभिलेख तो होगा नहीं, तो ये आपका धार्मिक होगा। तो फर्स्ट होगा इसका आंसर धार्मिक। नेक्स्ट चलिए, ए है, उपनिषद किस प्रकार का साहित्य है? उपनिषद किस तरह का साहित्य है? धार्मिक है, विदेशी है, लौकिक है, वैज्ञानिक है? किस तरह का है? तो आपको पता है कि उपनिषद धार्मिक है, तो सही आंसर इसका धार्मिक होगा। अगला चलिए, पुराण किस श्रेणी में आता है? पुराण बताइए, पुराण किस श्रेणी में आता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका भी क्या आंसर होगा? धार्मिक होगा। नेक्स्ट चलिए, जैन धर्म में प्रमुख ग्रंथ किस प्रकार के स्रोत हैं? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है किस तरह का है? तो ये भी आपका धार्मिक स्रोत में आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है सबका। अब देखिए यहाँ पर, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? अब बताइए, त्रिपिटक आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो वहाँ पर बताया गया किसमें? बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ को पिटक कहा गया है और इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसे त्रिपिटक कहा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म ए। अगला ये, रामायण और महाभारत किस प्रकार का स्रोत है? तो महाभारत और रामायण किस तरह का स्रोत है? तो धार्मिक स्रोत। ये बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर मैं देती हूँ। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अब बताइए, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक बताइए कौन है? इसमें कालिदास है, कौटिल्य है, बाणभट्ट है या कल्हण है? तो अर्थशास्त्र कौन लिखे थे? तो ये आपके कौटिल्य होंगे। कौटिल्य बी नंबर। कौटिल्य किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, कल्हण है, वेनसोंग है या मेगास्थनीज? बताइए कौन होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट, सॉरी कल्हण। इसका आंसर होगा कल्हण। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्ष, तो इसका आंसर है बाणभट्ट। नेक्स्ट आइए, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक बताइए, फाहियान है, मेगास्थनीज है, वेनसोंग है या अल्बरूनी है? तो ये तो बहुत इजी है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ये किसके दरबार में थे? गुप्तचर का काम करता था, तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। चलिए नेक्स्ट आइए, अल्बरूनी किस देश से भारत आया था? तो अल्बरूनी किस देश से भारत आया था? तो आपको पता है, चीन से आया था, यूनान से आया था, भारत से आया था या श्रीलंका से आया था? तो ये अल्बरूनी कहाँ का शासक था, कहाँ से आया था? भारत से आया था। नेक्स्ट आइए, देखिए आंसर इसका सी। वेनसोंग किस देश का यात्री था? ये भी बहुत इजी है। वेनसोंग किस देश का यात्री?
चीन का था, जापान का था, या यूनान का, या नेपाल का? तो ये किसका था? ये चीन का था। ये भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट चलिए, फाहियान भारत कब आया? किस काल में, किसके समय में फाहियान भारत आया था? बताइए, किसके समय में फाहियान भारत आया था? तो किसके समय में आया था? क्या गुप्त काल में आया था? गुप्त काल में आया था, मौर्य काल में, मुगल काल में, या सल्तनत काल में? तो आपको पता है फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो ये गुप्त काल, गुप्ता पीरियड उस टाइम था। तो हो जाएगा इसका आंसर ए। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या ए में क्या है? न्यूमिस्मेटिक। सेकेंड में है आपका एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी, या पैलियोग्राफी। क्या होगा इसका? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये इसको अभिलेख को क्या बोला जाता है? एपिक्स भी बोला जाता है। एपिक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर? एपिग्राफी। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, या एंथ्रोपोलॉजी, या कार्टोग्राफी? तो ये सिक्कों के आपका क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स। ये भी बताया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। अब आप अपना काउंट करते जाइए कितना आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिला है? तो अशोक का अधिकांश लिपि कौन सा है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी, या अरबी? तो किस लिपि में मिला है? तो ये ब्राह्मी लिपि में इसका मिला है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर समुद्रगुप्त, अशोक, या चंद्रगुप्त मौर्य, या हर्षसेन? तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो ये है आपका समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त इसका आंसर होगा। और कौन लिखा था? आगे क्वेश्चन होगा, उससे समझ लीजिएगा। तो इसका आंसर समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो बताइए, वानभट्ट, हरिसेन, कलहन, या अश्वघोष? कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे हरिसेन, बी नंबर। हरिसेन उनके दरबार में प्रयाग प्रशस्ति लिखे थे। नेक्स्ट आइए, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बताइए। देखिए कौन कौन है? पुलकेशिन द्वितीय, अशोक, हर्षवर्धन, या समुद्रगुप्त? तो ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट आइए, विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत हैं? विदेशी यात्री, अब विदेशी यात्री जो है वो किस तरह के स्रोत हैं? तो विदेशी लिखित स्रोत, धार्मिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, या मौखिक स्रोत हैं? तो कौन है? बहुत ईजी है ये क्या हो जाएंगे? विदेशी यात्रियों के विवरण विदेशी लिखित स्रोत हो जाएगा। पुरातात्विक तो नहीं होगा, पुरातात्विक में कौन आ जाता है? आपका सिक्का आ जाएगा, मोहर आ जाएगा। मौखिक में तो धार्मिक स्रोत में क्या हो जाएगा? सारे ग्रंथ हो जाएंगे, वेद होंगे, रामायण वगैरह, ये सब धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। विदेशी लिखित स्रोत हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट आइए, इतिहास लेखन में सबसे अधिक प्रमाणिक लिखित स्रोत किसे माना गया है? तो सबसे प्रमाणिक स्रोत किसे माना गया है? अभिलेख को माना गया है। लोक कथाएं, कहावतें, या गीत? तो सिंपल सी बात है, लोक कथा होगा नहीं, कहावत होगा नहीं, गीत होगा नहीं, तो कौन सा होगा यहाँ पर? अभिलेख सबसे प्रमाणिक आपका लेखन है। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो ताम्रपत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता था? बताइए। ताम्रपत्र का प्रयोग भूमिदान, युद्ध, व्यापार, या शिक्षा? तो आंसर बताइए किसके लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था भूमिदान के लिए किया जाता था, उसी पर लिख करके दिया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लौकिक साहित्य है? अर्थशास्त्र होगा, वेद होगा, त्रिपिटक हो जाएगा, या पुराण हो जाएगा? लौकिक, जो लौकिक मतलब कि लोगों के बारे में, लोगों के बारे में बताया हुआ। तो वेद में तो ये धार्मिक हो गया, त्रिपिटक भी धार्मिक हो गया, पुराण भी। तो बचा कौन यहाँ पर? अर्थशास्त्र। ये पॉलिटिकल साइंस जो आज पढ़ते हैं ना, तो पॉलिटिक्स के बारे में इसमें लिखा हुआ था अर्थशास्त्र में। तो लौकिक साहित्य यही होगा। नेक्स्ट आइए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? हलवा क्वेश्चन, विशाख दत्त। इसका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन विदेशी यात्री नहीं थे? भारत में कौन विदेशी यात्री बनकर के नहीं आए? कौन नहीं थे इसमें? तो देखिए, पहला है क्या? मेगास्थनीज, फाहियान, वेंजोंग, और कालिदास। तो ये तो खुद समझ में आ रहा है कि ये तीनों तो विदेशी यात्री थे। कालिदास भारत के थे, तो कालिदास आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि इतिहास के लिखित स्रोत हमें क्या बताते हैं? तो ये दिमाग खुद ही लगाना है। लिखित स्रोत हमें क्या बताते हैं? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं
आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताते हैं, केवल धार्मिक जीवन के बारे में, केवल युद्ध के बारे में, केवल व्यापार के बारे में। तो लिखित स्रोत जो हैं पहले के क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताते हैं। ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि, कालिदास, वानभट्ट। कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर पाणिनि। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए, महाभाष्य की रचना किसने की थी? महाभाष्य की रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी? पाणिनि, पतंजलि, कौटिल्य या विशाखदत्त। तो कौन हो जाएगा इसमें? के पतंजलि। ये पतंजलि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। नेक्स्ट आइए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ये तो बहुत इजी है, आप लोग तुरंत बताइएगा। बताइए जल्दी, कौन है? भवभूति, कालिदास, वानभट्ट, अश्वघोष। तो कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक? कालिदास। नेक्स्ट आइए, बुद्धचरित के लेखक कौन है? बुद्धचरित के लेखक बताइए कौन है? अश्वघोष, कालिदास, वानभट्ट या कलहन। बताइए आंसर कौन सा होगा? तो बुद्धचरित के लेखक कौन होंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अश्वघोष। नेक्स्ट आइए, ये तो आपका लर्न करने वाला है। हर्षचरित किस शासक के जीवन पर आधारित है? तो हर्षचरित है आपका किसका हो जाएगा? समुद्रगुप्त होगा, हर्षवर्धन, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। अकबरनामा के लेखक कौन है? ये तो बहुत इजी है, बताइए अकबरनामा के लेखक कौन है? जल्दी बताइएगा। अबुल फजल। नेक्स्ट आइए, आईने अकबरी की रचना किसने की है? तारीख फिरोजा शाही के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बताइए कौन है? यहाँ हो जाएगा आंसर आपका जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट आइए, जल्दी जल्दी चलिए, बहुत टाइम लग रहा है। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? आंसर हो जाएगा आपका तुर्की, चगताई में। नेक्स्ट है, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी है? अगला बताइए, राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास से संबंधित है? बताइए, ये तो बहुत इजी है, जल्दी बताइए। आपका राजस्थान से, कश्मीर से, बिहार से, गुजरात से। तो ये कश्मीर का है। नेक्स्ट आइए, विदेशी यात्री इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता था वो किस देश से भारत आया था? बताइए। ये आया था मोरक्को से। तो ये सब जल्दी जल्दी चलिए, ये फैक्ट चीज़ है। आगे आइए, अल-बरूनी ने भारत पर कौन से प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? तो किताब उल हिंद ने लिखा, हिंद बुक लिखा था। नेक्स्ट आइए, इंडिका में किस काल का वर्णन मिलता है? तो इंडिका किसके काल का? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था मेगास्थनीज, उसने लिखा था। तो मौर्य काल का इसमें राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। नेक्स्ट आइए, अभिलेख समानता किस पर लिखे जाते हैं? तो पत्थर या स्तंभ पर, कागज पर, कपड़ा पर, लकड़ी पर। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए, पत्थर और स्तंभ पर। नेक्स्ट आइए, ताम्रपत्रों से मुख्यतः किस प्रकार की जानकारी मिलती है? भूमिदान और प्रशासन, युद्ध नीति, धार्मिक अनुष्ठान या व्यापार। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि भूमिदान के बारे में इससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री नहीं है? तो बताइए कौन नहीं है इसमें विदेशी यात्री? मेगास्थनीज, फयान, वानभट्ट, वेनसोंग। तो मेगास्थनीज है ही, फयान है ही, वेनसोंग है ही। तो इसमें आंसर क्या होगा? वानभट्ट। नेक्स्ट आइए, इतिहास लेखन में विदेशी यात्रियों के विवरण का मुख्य महत्व क्या है? इतिहास लेखन में विदेशी यात्री क्या किया करके? तो ये देखिए, भारत का बाहरी दृष्टिकोण मिलता है। फर्स्ट हो गया बाहरी दृष्टिकोण, केवल धार्मिक जानकारी मिलती है, केवल युद्धों का वर्णन मिलता है, केवल राजाओं का वंशावली। तो ये बाहरी दृष्टिकोण मिलता है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है, ये भारत का बाहरी दृष्टिकोण, ये तो आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित स्रोत नहीं है? लिखित स्रोत कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा नहीं होगा? अभिलेख लिखित स्रोत है, ताम्रपत्र पर भी लिखा जाता है, सिक्के पर नहीं लिखा गया है, यात्रा वृत्तांत ये लिखा गया है, ये आपका कौन सा होगा? तो सिक्का आपका आंसर हो जाएगा। इतिहास के लिखित स्रोतों का सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो सबसे बड़ा महत्व क्या है इसका इतिहास लेखन का? तो सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमाणिक विवरण प्राप्त होता है। ये केवल धार्मिक जानकारी मिलती है, केवल राजाओं के नाम मिलता है, केवल युद्धों से जानकारी मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमाणिक विवरण प्राप्त होता है। अगला चलिए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज का। और आप कमेंट बॉक्स में अब बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपका कल
सुबह 7 बजे आ जाएगा। MCQ सीरीज डेली 7 बजे सुबह आपका आएगा। तो चलिए अब यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।